जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन कोस्ट गार्ड की ALH फ्लीट फिर से हुई ग्राउंडेड। सबमरीन्स को अटैक करने वाले अमेरिकन सोनोबॉयज की भारत में मैन्युफैक्चरिंग फाइनल स्टेजेस में। एरो इंडिया शो में रशिया के Su-57 का पार्टिसिपेशन हुआ कंफर्म। TTP तैयारी कर रही है पाकिस्तानी आर्मी की कमर तोड़ने की। और इंडियन एयरफोर्स वेटरन के मुताबिक 126 MMRC को कैंसिल करना था सबसे बड़ा ब्लंडर। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 जनवरी को गुजरात के पोरबंदर एयरपोर्ट रनवे पर जो इंडियन कोस्ट गार्ड का ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और जिसमें हमने अपने 3 वीरों को भी खोया है, तो इस घटना के बाद से सेफ्टी चेक्स के लिए कोस्ट गार्ड के जो ALH हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है उसे टेम्परेरी बेसिस पर ग्राउंडेड किया गया है। और 4 महीनों में दूसरी बार हो रहा है जब क्रैश की वजह से कोस्ट गार्ड के ALH हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशंस को टेम्परेरी बेसिस पर सस्पेंड किया जा रहा है। इससे पहले सितंबर 2024 में भी क्रैश के बाद कोस्ट गार्ड की इस ALH हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट को ग्राउंडेड किया गया था। और ये दुर्घटना एक बेहद ही गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह की दुर्घटनाओं से न केवल हम अपने वीरों की कीमती जानों को खोते हैं, बल्कि इसके साथ साथ इस तरह की दुर्घटनाएं हमारे जो स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनकी क्वालिटी पर भी प्रश्न उठा देती हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन मिलिट्री की जो ALH फ्लीट है उसे क्रिटिकल सेफ्टी अपग्रेड की रिक्वायरमेंट है। और जबकि 2023 में भी इस तरह की दुर्घटनाओं के बाद इंडियन मिलिट्री की जो ALH हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है तो उसके क्रिटिकल सेफ्टी अपग्रेड को HAL द्वारा इनिशिएट भी किया गया था, और जिसमें हेलीकॉप्टर्स के अपग्रेडेड कंट्रोल सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए थे। और जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि अभी जो कोस्ट गार्ड की ALH फ्लीट ग्राउंडेड की गई है तो उसमें इंस्पेक्शन का जो स्कोप है उसे बढ़ाया जाएगा और इसमें कुछ क्रूशियल सेफ्टी एस्पेक्ट्स शामिल रहेंगे। जबकि इससे पहले जो सेफ्टी इंस्पेक्शन होते हैं उसमें मुख्य रूप से फ्लाइंग कंट्रोल्स और ट्रांसमिशन सिस्टम पर फोकस किया जाता था। और पिछले साल सितंबर में जब कोस्ट गार्ड की ALH फ्लीट ग्राउंडेड की गई थी तब उस समय इसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और कई सारे पार्ट्स में क्रैक डिटेक्शन चेक्स को फोकस किया गया था, जिसमें हेलीकॉप्टर की मेन ड्राइव, फ्लेक्सिबल शाफ्ट और उसके अटैचमेंट्स, मेन और टेल रोटर असेंबलीज, अपर एंड लोअर कंट्रोल सिस्टम्स, रोल पिच कलेक्टिव एंड टेल रोटर एक्चुएटर्स, तो ये सभी शामिल थे। और जबकि इसी मामले पर टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि इस इशू पर एक बहुत ही टॉप लेवल के कॉम्प्रहेंसिव इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने की सख्त जरूरत है और जो भी कमेटी इसकी जांच करे उसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होने चाहिए। भारत और अमेरिका अपने बीच के डिफेंस कोऑपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं और इससे जुड़ी हुई कुछ और लेटेस्ट रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं, जिनके मुताबिक भारत और अमेरिका अब संयुक्त रूप से मिलकर इंडियन नेवी के लिए पानी के नीचे सबमरीन्स को भी ट्रैक और डिटेक्ट करने वाले सोनोबॉयज के को प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं। और इन सोनोबॉयज के प्रोडक्शन में US के अल्ट्रा मैरीटाइम और भारत की डिफेंस PSU भारत डायनेमिक्स लिमिटेड तो ये मुख्य रूप से शामिल है। और इन अमेरिकन सोनोबॉयज को भारत में अल्ट्रा मैरीटाइम द्वारा BDL को ट्रांसफर की गई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोनोबॉयज एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाले एक बेहद ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट की तरह जिन्हें एयरक्राफ्ट या शिप्स की मदद से समुद्र में ड्रॉप किया जाता है। और BDL जिन सोनोबॉयज को बना रही है तो वो मुख्य रूप से इंडियन नेवी के P-8I मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट से इस्तेमाल किए जाएंगे और इनके स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि P-8 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए गए हैं। और जिस तरह से इंडियन ओशन रीजन में चीन अपनी प्रेजेंस को तेजी से बढ़ा रहा है, तो ऐसे में भारत और अमेरिका का ये जो कोलैबोरेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जबकि अमेरिकन NSA की तरफ से हाल ही में कहा भी गया था कि इन सब के अलावा भारत और अमेरिका एविएशन, सेंसिंग, अंडर सी तो इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में और भी काम करने के लिए तैयार हैं और जिसको जल्द ही अंतिम रूप मिलेगा। इसके अलावा भारत और अमेरिका ने अपने बीच के स्पेस कॉपरेशन में भी तेजी लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशंस किए हैं। और US की तरफ से अनाउंस किया गया है कि भारत और अमेरिका 2025 के पहले हाफ में स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस और स्पेस ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन पर पहले बायलैटरल एक्सपर्ट्स एक्सचेंज को कंडक्ट करेंगे। कल 8 जनवरी को नई दिल्ली में भारत और मालदीव्स के रक्षा मंत्री बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करेंगे। और जब से मालदीव्स में मोइज़ो गवर्नमेंट पावर में आई है तो उसके बाद से ये मालदीव के रक्षा मंत्री की भारत की पहली विजिट है। और इस विजिट के दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्री अपने बीच के बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन के अलग अलग पहलुओं की समीक्षा करने वाले हैं, जिनमें मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस की कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए ट्रेनिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, डिफेंस प्रोजेक्ट्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स और इनके साथ साथ डिफेंस इक्विपमेंट और स्टोर्स इन सब की सप्लाई, तो इसकी भी महत्वपूर्ण तरीके से समीक्षा की जाएगी। और मालदीव के रक्षा मंत्री 8 जनवरी से 10 जनवरी तक 3 दिन की विजिट पर रहेंगे और इसी दौरान वे गोवा और मुंबई को भी विजिट करेंगे। वहीं इसके अलावा आज मंगलवार को भारत और मलेशिया के बीच काउंटर टेररिज्म, साइबर एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस इंडस्ट्री में कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए सहमति बनी है। इन सबके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि एरो इंडिया में F-35 के पार्टिसिपेशन की संभावनाओं के बीच
वायु एरोस्पेस रिव्यू ने ऑफिशियल्स के हवाले से कंफर्म किया है कि रशिया का सुखोई Su-57 एरो इंडिया शो 2025 में पार्टिसिपेट करेगा, जबकि F-35 के पार्टिसिपेशन को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिल रही थी कि अफगान तालिबान और टीटीपी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपने ऑपरेशंस के लिए एक साथ आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब लेटेस्ट रिपोर्ट ये भी है जिसमें टीटीपी की तरफ से कहा गया है कि अब वे पाकिस्तान की स्थानीय कंपनियों को भी टारगेट करेंगे, और जिनमें वो कंपनियां भी आती हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी के अंडर हैं। और टीटीपी के टारगेट में फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, अस्करी बैंक लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड, फौजी फूड्स लिमिटेड, अस्करी सीमेंट लिमिटेड, अस्करी फ्यूल्स, नेशनल लॉजिस्टिक सेल, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशंस, पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, फौजी फाउंडेशन, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और वो सभी संस्थान जिनमें पाकिस्तानी मिलिट्री के शेयर्स हैं, तो ये सभी टीटीपी के टारगेट में हैं। क्योंकि टीटीपी ने अपने स्टेटमेंट में इस बात को मेंशन किया है कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए जो उनकी स्ट्रेंथ का मेन सोर्स है तो वो है उनके अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम, और इसलिए टीटीपी अब पाकिस्तानी आर्मी की स्ट्रेंथ के मेन सोर्स को ही टारगेट करने की तैयारी कर रही है। और पाकिस्तान में जितने भी शॉपकीपर्स मिलिट्री प्रोडक्ट्स को बेचते हैं तो उन सभी को टीटीपी की तरफ से कहा गया है कि वे 2 महीनों के अंदर उनके पास उपलब्ध स्टॉक को खत्म करें और कुछ ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स को खरीदें। और जबकि उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए टीटीपी ने 3 महीनों की डेडलाइन जारी करी है जिनके शेयर्स पाकिस्तानी मिलिट्री ओन्ड कंपनीज में, और उन सभी इन्वेस्टर्स को टीटीपी ने अपने शेयर्स को बेच के लॉसेस से बचने के लिए कहा है। और टीटीपी के इस तरह के स्टेटमेंट से ये तो संकेत दिख रहे हैं कि जो टीटीपी है वो पाकिस्तानी आर्मी की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर रही है, और इस बार उनके टारगेट में वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाएगी। यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत डिप्लॉयड भारतीय कंटिंजेंट के लिए पहली बार भारत से 45 क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स लेबनान भेजे गए हैं, जो कि 15 जनवरी तक पहुंचेंगे। और इन क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स को भारत के टाटा द्वारा ही बनाया गया है, और टाटा के व्हीकल्स पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हैं, माइन प्रूफ हैं और एरियल थ्रेट से भी निपट सकते हैं। और ये जो व्हीकल्स हैं ये वेट लीज के तहत भेजे गए हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जो यूएन के पीस कीपिंग मिशंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है ड्राई लीज, दूसरा होता है वेट लीज। जो ड्राई लीज है उसमें हम सिर्फ अपने सैनिकों को भेजते हैं, और जबकि बाकी सभी लॉजिस्टिक सर्विसेज यूएन प्रोवाइड करवाती है। जबकि वेट लीज में जो देश हैं वो अपने सैनिकों के साथ साथ अपने खुद के लॉजिस्टिक्स भी भेजते हैं। और लेबनान में जो भारतीय सैनिक थे वो अभी तक ड्राई लीज पर ही तैनात थे, लेकिन अब इस महीने से वे वेट लीज के तहत ऑपरेट करेंगे, और इसलिए भारत ने अपने खुद के आर्मड व्हीकल्स भेजे हैं, और यहाँ पे हमारे करीब 900 सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि यूरेशियन टाइम्स के साथ एक खास बातचीत में इंडियन एयरफोर्स वेटरन एयर मार्शल एम माथेश्वरन, तो उनका ये मानना है कि जो इंडियन एयरफोर्स के लिए 126 MMRCA वाला प्रोग्राम था, तो उसकी एक लंबी एक्विजिशन प्रोसेस के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट होने पर भी उसके साथ आगे ना बढ़ने का जो निर्णय था वो सही नहीं था। और एयर मार्शल एम माथेश्वरन 126 MMRCA वाले प्रोग्राम के टेंडरिंग प्रोसेस की देखरेख में थे, और उनका ये मानना है कि जो MMRCA वाला प्रोग्राम है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, और उसके साथ आगे ना जाना एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे भारत में वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आती और एक स्किल डेवलपमेंट होता। हालांकि फ्रांस इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से पीछे हट रहा था, क्योंकि उसका ये कहना था कि HAL उनके स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर सका है। लेकिन एयर मार्शल के मुताबिक ये देरी करने की रणनीति थी और भारत को इससे सख्ती से निपटना चाहिए था। और जो MMRCA वाली डील है उसकी प्रोसेस लगभग 15 वर्षों तक चली थी, जब तक कि भारत सरकार ने उसको स्क्रैप करके फ्रांस से डायरेक्टली 36 रफाल फाइटर्स को खरीदने का निर्णय नहीं लिया था। और एयर मार्शल माथेश्वरन ये भी मानते हैं कि केवल 36 रफाल फाइटर्स के साथ जाना बेस्ट ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये निर्णय न केवल महंगा साबित हुआ बल्कि इससे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। बाकी 126 MMRCA वाले प्रोग्राम को डिले करना, फिर बाद में उसको कैंसिल कर देना, तो उस वजह से हमको फिर 36 रफाल फाइटर्स डायरेक्टली खरीदने पड़े इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तहत। और उनका ये भी मानना है कि जो हाई वैल्यू डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो हमेशा सरकारों के बीच ही होने चाहिए, जिसमें देश के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड हैंडल्स हैं जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रा है वह अफगान तालिबान को ATGM सप्लाई कर रही है। पर खैर, जैसा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अभी कल ही कहा था कि पाकिस्तान की पुरानी आदत है अपने खुद के इंटरनल फेलियर के लिए पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहराना, तो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है। और वैसे भी पाकिस्तान को तो हर चीज़ में रा की ही साजिश लगती है। खैर, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही M ढांगर वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2003 में ऑपरेशन पराक्रम के तहत कैप्टन S कुमार गांधी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि स्कॉर्पियन क्लास की पहली सबमरीन इंडियन नेवी की सर्विस में कौन से वर्ष में कमीशन की गई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है।
और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।